Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi and today I am going to teach you about the balance sheet of not-for-profit organization. So as you all know about balance sheet, am I right? Yes or no? Yes, because when you were in previous class 11th, there you prepared balance sheet, but that balance sheet was related to profit earning organization. But now here we will learn about the balance sheet of not-for-profit organization. So let's see. Balance sheet, we can see here the meaning of balance sheet. So it is a statement that reveals the financial position of an organization at a particular date. It shows assets, liabilities and capital fund. It is prepared in the same manner as that for a business firm. मीन्स बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। ओके, जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की असेट क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके फंड क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली शो होती है। बैलेंस शीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए उसे प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एनी सरप्लस और डिफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, where capital fund is total assets minus total liabilities. मीन्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है तो सबसे पहले वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. उसके बाद कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? तो वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहाँ पर हमें सरप्लस और डिफिसिट मिलता है. अब इस सरप्लस और डिफिसिट को हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल फंड में ट्रांसफर करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकंड जो अकाउंट प्रिपेयर करती है वो कौन सा होता है? बैलेंस शीट, जहाँ पर लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल फंड को शो करोगे और उसमें सरप्लस को ऐड करोगे और डिफिसिट को लेस करोगे. सरप्लस जो कि प्रॉफिट होता है और डिफिसिट मीन्स लॉस होता है, और आउटर में जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट कैपिटल फंड होता है. और ये जो कैपिटल फंड है ये किसके इक्वल होता है? तो 11th क्लास में आपने देखा था कि कैपिटल जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल किसके इक्वल होती है? तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज. असेट में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट रिसीव करते हो आप, वो अमाउंट क्या होता है हमारे लिए? कैपिटल. सेम चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जब आप टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज को आप लेस कर दोगे तो जो नेट अमाउंट होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल फंड. सो हियर कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट. अब आपको लगेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, क्योंकि इसके पहले जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है वो तो ईयर के एंड में प्रिपेयर होती है, तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हुई. तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या हुई? देखते हैं. लेट्स सी. ओपनिंग बैलेंस शीट, it shows the balance of all the asset and liabilities, funds and reserves in the beginning of an accounting period. It is usually prepared to ascertain the capital fund in the beginning or any other missing items. Means ओपनिंग बैलेंसेस को शो करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? वो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है. फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन की इस ईयर के लिए आपको अकाउंटिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग डेट पर ईयर के स्टार्टिंग में उसकी असेट्स क्या क्या है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसके पास कितने रिजर्व्स हैं, कितने फंड्स हैं. ठीक है, क्योंकि तभी तो आप ईयर के एंड में उसकी फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाओगे. तो ओपनिंग बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन के लिए जो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे वो क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट. इसके साथ ही साथ ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये मिसिंग ओपनिंग बैलेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक मशीन है, ओके, उस पर इस ईयर में
जब आप अकाउंट मेंटेन करोगे तो इस ईयर में आपको उस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, तो आपसे ये पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। अब सेकंड चीज यहीं पर आपको आगे और कंटिन्यू करके आपसे कहा जाता है कि ये जो असेट है, ये जो मशीन है, इसको आप ईयर के एंड में जाकर सेल कर देते हो, तो इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसका अमाउंट क्या रहा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, लेकिन किस पे लगाओगे आप डेप्रिसिएशन? नहीं पता आपको, ओपनिंग वैल्यू नहीं है ना आपके पास। और अगर आपको ये बोल भी दिया जाता है कि आप किसी मशीन को 40,000 में सेल करोगे लेकिन 10% डेप्रिसिएशन के बाद, तो भी डेप्रिसिएशन जब तक नहीं लगेगा ओपनिंग बैलेंस पे, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो मशीन की वैल्यू उस डेट पर क्या है जिसको आप 40,000 में सेल करने वाले हो। ओके, जस्ट इसके अपोजिट अगर आपसे ये कहा जाता है कि इस ईयर के स्टार्टिंग में इस मशीन की वैल्यू है 50,000, आपको इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। आप इसका 50,000 का 10% जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन कितना आया? 5,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन जैसा कि आपको पता है कि असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ पर मशीन की जो वैल्यू है 50,000, उसमें से जब आप 5,000 डेप्रिसिएशन के माइनस कर दोगे तो अब ईयर के एंड में उस मशीन की वैल्यू कितनी बची? 45,000। और आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इस मशीन को आप 40,000 में सेल कर देते हो, तो ईयर के एंड में उस मशीन की वैल्यू कितनी बची? 45,000 डेप्रिसिएशन के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन। और उस 45,000 की मशीन को आप सेल कितने में कर रहे हो? 40,000 में। तो 45,000 आपको रिसीव होने थे कम से कम, लेकिन आपको रिसीव कितने हुए? 40,000। तो ये जो 5,000 का जो गैप हुआ, ये जो 5,000 आपने कम रिसीव किए, ये 5,000 आपका क्या हो गया? लॉस। तो ये आपको कैसे पता चला? आपके पास जब ओपनिंग वैल्यू थी तभी तो आपने ये सारा कैलकुलेशन किया। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपल्सरी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत आपको क्यों होती है? In case the capital fund is not mentioned in the question, then in order to ascertain the capital fund, we need to prepare the opening balance sheet. Okay, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी होता है कि आपको कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड आपके पास नहीं है, तो आप किस में सरप्लस को ऐड करोगे, डिफिसिट को किस में से माइनस करोगे, आप आउटर में जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है तो इसे फाइंड आउट करने के लिए भी यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मिसिंग ओपनिंग बैलेंस वाली कंडीशन है। तो मिसिंग बैलेंस जब भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओके, ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, outstanding subscription at the beginning, etc., and all the opening balances of liabilities such as creditors, advance subscription at the beginning, outstanding expenses, etc., are recorded in the balance sheet. The excess of the total of the assets over the total of the liabilities is regarded as capital fund. Okay, तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी कैसे? बैलेंस शीट का जैसा फॉर्मेट होता है असेट्स और लायबिलिटी के लिए जो आप फॉर्मेट बनाते हो 4 कॉलम का, सेम आपको वैसे ही बनाना है। जितने भी असेट्स के ओपनिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है उन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को आप असेट साइड में शो कर दोगे, और जितने भी लायबिलिटीज के आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है उन सबको आप लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे। उसके बाद असेट में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका कैपिटल फंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है। कैपिटल फंड कौन सा? ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर उसे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबका सेम ही होता है, बस इसमें ये चेंज होता है कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस लेते हैं, वहां पर हम क्लोजिंग बैलेंस लेते थे। लेट्स सी, ओपनिंग बैलेंस शीट हेडिंग आपने डाली, एजेट डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। फिर 4 कॉलम्स, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। ओके, लायबिलिटीज साइड में आप देखोगे फर्स्ट आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब कभी भी हमारे पास माइनस में बैलेंस होता है तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हम कभी भी अमाउंट को हम माइनस करके नहीं लिखते हैं। अगर बैंक का बैलेंस आपका माइनस शो हो रहा है तो उसको आप
बैंक ओवरड्राफ्ट करके लिखोगे। तो अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आप लिखोगे ओपनिंग डेट का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ओपनिंग डेट के दे रखे तो वो आ जाएंगे लायबिलिटी साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन वो भी अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ये आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, कैपिटल फंड क्या है हम बाद में देखते हैं। असेट साइड में कैश इन हैंड, जो कैश आपके पास अवेलेबल है अभी। कैश एट बैंक, बैंक में आपके पास कैश का जो बैलेंस है अवेलेबल वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी आपकी असेट साइड आती है। इन सब के अगर ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर उनको मेंशन कर दोगे। अब असेट्स में से जब आप लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप यहाँ पर लिखोगे और वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही आपका कैपिटल फंड है। कौन सी डेट का, ओपनिंग डेट का। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट के थ्रू आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फंड को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होती है ये तो आप सबको पता है। ईयर के एंड में जो बनती है वो कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इट इज प्रिपेयर्ड टू असेस द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स किसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, ईयर के एंड में, और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो कौन सा स्टेटमेंट होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, ये बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी फर्म के लिए या बिजनेस के लिए। फिर फॉर्मेट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, एज यू नो, आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, लेकिन जब हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुछ नए नए टर्म्स यहाँ पर आते हैं, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम देखते हैं कि वो चेंजेस क्या है। फॉर्मेट तो आपका सेम है। ओके, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा। सेकंड, बैलेंस शीट बना रहे हो आप, एज एट डेट आप मेंशन करोगे, एंड में बना रहे हो तो एंडिंग डेट आपकी आ जाएगी। फिर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होती है। सबसे पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड और जनरल फंड और कॉर्पस फंड ये सेम मीनिंग रखते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल फंड को ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो कैपिटल फंड आपको अगर ओपनिंग दे रखा है तो वो आपका यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा कैपिटल फंड का यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमको सरप्लस मिलता है जो कि प्रॉफिट होता है, और जो डिफिसिट मिलता है जो हमारा लॉस होता है, उसे हम यहाँ पर एडलेस करते हैं। तो जो सरप्लस है उसको आप इस कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दोगे और जो डिफिसिट है उसको आप लेस कर दोगे, और एडलेस करने के बाद जो अमाउंट है वो आउटर में चला जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड। ओके, बिल्डिंग फंड मैंने आपको बताया था कि जितने भी फंड है आप रिसीव करते हो, रिसीव किया है मीन्स आपकी रिसीट है, लेकिन ये जो फंड के आगे जब आपको स्पेसिफिक नेम मेंशन कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको ये जो फंड का अमाउंट रिसीव हो रहा है ये किसी ऑर्डिनरी पर्पस के लिए नहीं है, आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है। तो उस फंड का अमाउंट आप उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिसके लिए वो फंड आपको मिला है। यहाँ पर बिल्डिंग फंड दिया है तो बिल्डिंग फंड स्पेशल फंड है, और फंड आपको मिला है बिल्डिंग के लिए, मतलब आपको बिल्डिंग प्रिपेयर करना ही है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपको करवाना ही है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाती है। इसलिए जितने भी स्पेसिफिक फंड है वो सारे के सारे आपके लायबिलिटी साइड में शो होंगे जब तक वो टारगेट आप कंप्लीट नहीं कर देते जिसके लिए आपको ये फंड मिला है। तो बिल्डिंग फंड का आपने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, इनर में आप शो करोगे। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के लिए अगर आपको डोनेशन मिलता है तो वो आपके फंड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, इसलिए वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। सेकंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, आपने इस फंड को इन्वेस्ट करने से अगर आपको कुछ इनकम हुई है तो वो इनकम भी आप यहाँ पर शो कर दोगे। इन सब से आपका बिल्डिंग फंड इंक्रीज होगा और इन सबको ऐड करने के बाद अमाउंट आउटर में शो कर दोगे। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स फंड, ये भी आपका स्पेसिफिक फंड है इसलिए लायबिलिटी में है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर शो करोगे इनर में। फिर इसी स्पोर्ट्स फंड के लिए अगर आपको डोनेशन मिला है तो वो आप इसमें ऐड कर दोगे। अगर इस स्पोर्ट्स फंड को आपने कहीं इन्वेस्ट किया है उससे अगर आपको कुछ इनकम हुई है या कुछ इंटरेस्ट आपको मिला तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अब ये जो आपने स्पोर्ट्स फंड
जो आपको मिला है, ये फंड आप स्पोर्ट्स करवाने के लिए यूज करोगे। तो जब आप स्पोर्ट्स कराओगे तो आपको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करने रहेंगे, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका एक्सपेंसेस होगा, पेमेंट करनी पड़ेगी आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक तरीके से ये जो अमाउंट है ये आपके फंड को डिक्रीज कर देता है, इसलिए आप यहाँ पर इसको लेस कर दोगे और ये एड लेस करने के बाद जो टोटल नेट अमाउंट आया आपका वाउटर में शो हो जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज, अब इन फंड के अलावा और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज आती है जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यू ऑल नो, ओके, इट इज अ लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, सैलरी से रिलेटेड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए हैं तो वो आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये भी आपकी लायबिलिटी है, इसे भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है लायबिलिटी साइड में। उसके बाद असेट साइड पे, असेट फिक्स असेट सबसे पहले आप लोगे, बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दे रखा है आप वो पहले इनर में शो करोगे। फिर एडिशन मीन्स इस असेट में अगर आपने कुछ काम करवाया है, कुछ डेवलपमेंट करवाया है जिससे आपकी एसेट इंक्रीज हो गई है, ठीक है, कुछ एडिशन है तो वो आप उसमें ऐड कर दोगे। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जैसा कि असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है तो डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे और जो एड लेस करने के बाद नेट अमाउंट है वो आउटर में शो हो जाएगा। फर्नीचर भी सेम यही चीज होगी, ओपनिंग बैलेंस आपने लिया, एडिशन करवाया उसमें तो ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन आप लगाओगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने इस फर्नीचर में से उसका कुछ पार्ट या अगर उस फर्नीचर को अगर आपने सेल कर दिया है तो उसकी जो वैल्यू है वो सेल प्राइस भी आप माइनस कर दोगे, क्योंकि ये फर्नीचर पहले था अब ये फर्नीचर नहीं है तो ये सेल प्राइस भी आप यहाँ पर माइनस कर दोगे और ये अमाउंट आपका आउटर में शो हो जाएगा। फिर करंट असेट कौन कौन सी होती है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये एक ही मीनिंग है ना इनका। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हो गए, बिल्डिंग फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, स्पोर्ट्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, रेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर लास्ट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये अगर आपकी क्लोजिंग बैलेंस है ये आपने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद दोनों साइड का आप टोटल लगाओगे और आपके जो असेट साइड के जो दोनों टोटल है ये इक्वल होने चाहिए। इक्वल है इट मीन्स कि आपने काउंटिंग सही की है, ओके। बैलेंस शीट का टोटल मैच होना जरूरी है, मैच हो रहा है मीन्स इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अब जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन हम क्लियर कर लेते हैं और आपको और क्लियर हो जाए कि कौन से पॉइंट है जिसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है और कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में शो होगा। फर्स्ट, एक्सपेंसेस एंड इनकम। Expenses that are outstanding or prepared and income that are receivable or received in advance will appear in the balance sheet as asset or liabilities based on the nature of the respective items. इस चीज को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम दो चीज बोली है, ठीक है। इन दोनों में से हम एक एक करके समझते हैं। पहले फर्स्ट आपका एक्सपेंसेस। अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो कि बैलेंस शीट में शो होते हैं, तो एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अभी तक ड्यू है मतलब आपको इस अकाउंटिंग ईयर में वो एक्सपेंसेस करने थे लेकिन अभी तक आपने किए नहीं है, तो वो आपकी लायबिलिटी है। उन एक्सपेंसेस को करना आपकी लायबिलिटी है, इसलिए आप उसे लायबिलिटी साइड में शो करोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले से एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है, पहले से एक्सपेंसेस कर दिए मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको वो एक्सपेंसेस नहीं करने थे लेकिन फिर भी आपने वो एक्सपेंसेस पहले से कर दिए, लेकिन इनका जो बेनिफिट है वो आपको बाद में मिलेगा, तो उससे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा, इसलिए आपकी क्या हो जाती है, एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आप असेट साइड में शो करोगे और एक्सपेंसेस जो आपके आउटस्टैंडिंग है उनको आप लायबिलिटी साइड में शो करोगे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे रेंट, आपको इस मंथ के लिए रेंट पे करना था लेकिन आपने अभी तक वो रेंट पे नहीं किया है, वो रेंट अभी तक ड्यू है, तो ये रेंट पे करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आप लायबिलिटी साइड में शो करोगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल, जैसे आप फोन वगैरह में रिचार्ज वगैरह करवाते हो, ठीक है, आप पहले रिचार्ज करवाते हो उसके बाद उसके बैलेंस का आप यूज करते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एडवांस में वो एक्सपेंसेस कर दिए और उसका बेनिफिट आप बाद में लोगे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये आपके एसेट साइड में शो होगा। इनकम के सेंस में अगर देखें तो
तो इनकम भी 2 टाइप से होती है जो कि बैलेंस शीट में आती है। एक होती है एक्रूड इनकम और एक होती है एडवांस इनकम। एडवांस के लिए आप प्रीपेड यूज कर सकते हो, प्रीपेड वर्ड यूज कर सकते हो, और आउटस्टैंडिंग के लिए हम एरियर भी वर्ड यूज करते हैं और एक्रूड भी यूज करते हैं। और एरियर और एक्रूड दोनों का मीनिंग आउटस्टैंडिंग से ही होता है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम जब आप रिसीव करोगे तो उसी को एक्रूड या एरियर बोला जाता है। ठीक है, तो इनकम की अगर बात करें तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम की हम पहले बात करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम मीन्स ऐसी इनकम जो आपको इस ईयर रिसीव होने वाली थी लेकिन अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर आप रिसीव तो करोगे। तो ये कहाँ पर शो हो जाएगा? आपकी असेट साइड में। वैसे ही प्रीपेड या एडवांस इनकम की अगर बात करें तो आपको कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको पहले से इनकम हो गई, लेकिन वो टास्क अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इनकम तो आपको मिल गई। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बनती है कि जिस चीज़ के लिए आपको इनकम हुई है उससे रिलेटेड टास्क को आप कंप्लीट करो। तो ये जो एडवांस इनकम है ये आपकी किस साइड से होगी? लायबिलिटी साइड। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल रिसीट। Special items like specific donation for building, sports, etc. will not appear in the income and expenditure account. Instead, they are shown as a liabilities in the balance sheet. अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी स्पेशल नेचर की जो रिसीट होती है, ठीक है, जैसे फंड हो गया, आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिला, स्पोर्ट्स के लिए फंड मिला, तो इन सबको क्या बोलते हैं? स्पेशल रिसीट। तो ये स्पेशल रिसीट आपको किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मिलती है, तो जब तक आप वो टास्क कंप्लीट नहीं करोगे ये आपकी लायबिलिटी रहती है, इसलिए इनको आपको लायबिलिटी साइड में शो करना रहता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होती है क्योंकि ये स्पेशल रिसीट है। ओके, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी और टास्क को कंप्लीट करना आपकी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में शो होगा। नेक्स्ट, सरप्लस एंड डिफिसिट। बैलेंसिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल either give a surplus or a deficit. This surplus or deficit then added to or reduced from the capital fund, balance and only the net amount is shown in balance sheet. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो या तो सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। तो वो सरप्लस और डिफिसिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम करते हैं उसे ट्रांसफर कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में हम सरप्लस को ऐड करते हैं और डिफिसिट को लेस करते हैं, और ये जो सारी प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है? लायबिलिटी साइड। तो जब कभी भी सरप्लस और डिफिसिट आएगा तो इसका कैलकुलेशन या इसे आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? इसे आप कैपिटल फंड में ऐड या लेस करोगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो होता है। नेक्स्ट, असेट्स। अमाउंट ऑफ असेट्स दैट आर शोन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट आर टू बी एडजस्टेड फॉर ऑल करंट ईयर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव असेट्स व्हिच इंक्लूड्स परचेस ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन। Such adjusted amount will then appear in the closing balance sheet. ओके, असेट्स के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और कोई एक बैलेंस आपका मिसिंग है तो उस मिसिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले तो आप क्या करोगे कि जितने भी ओपनिंग बैलेंस की असेट है आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर दोगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन को आपने लेस कर दिया, या असेट इंक्रीज हो गई, असेट में एडिशन हुआ तो उसको ऐड कर दोगे। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये जो असेट है फाइनल बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर लायबिलिटीज होगी कि लायबिलिटीज भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज है आपने उनको शो कर दिया। ओके, और उसके बाद ये जो बैलेंस शीट है, ओके, मतलब जब फाइनल बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसमें ये लायबिलिटीज, इसमें कुछ एडिशन हुआ, हो सकता है कुछ लायबिलिटीज आपने पे कर दी तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। ये भी हो सकता है कि कुछ आपने नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली। तो इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जब ईयर के एंड में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पर बची हुई जो लायबिलिटीज है वो सारी लायबिलिटीज आपके ईयर के एंड में लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगी। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांस। अब लोन्स, ओके, ओपनिंग अमाउंट ऑफ लोन टेकन शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल रीपेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर against it and only the net amount should be shown as a liability. ओके, फॉर एग्जाम्पल के ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से लोन लिया। ओके, तो अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया तो एक तरीके से अमाउंट किसका था? बैंक का था। यूज कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन।
अब जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक का अमाउंट यूज करेगी तब तक उसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अब ये इंटरेस्ट जब तक देती रहेगी, मतलब कब तक देती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, जब तक के वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक का अमाउंट यूज कर रही है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी लोन बैंक से लिया था वो पूरा के पूरे लोन का रीपेमेंट कर देगी, किसको, बैंक को। तो ये जो रीपेमेंट होगा ये इसे आप कहाँ पर शो करोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, अगर आपने लोन की रीपेमेंट कर दी है तो वो कैश हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उस लोन की पेमेंट नहीं कर देते तो तब तक ये आपकी लायबिलिटी बनी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी रहती है। तो जब तक लायबिलिटी पे नहीं होगी तब तक आप इस लोन के अमाउंट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। सेम चीज़ यहाँ पर हो गया एक एडवांस। यहाँ पर एडवांस का ये मतलब नहीं कि आपने किसी से एडवांस लिया, जब भी लोन एंड एडवांस साथ में आता है इसका मतलब क्या हुआ कि लोन तो लिया है लेकिन एडवांस आपने किसी को दिया है। तो अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो इन फ्यूचर वो अमाउंट आपके पास वापस आएगा। सामने वाला जिस पर्सन ने आपसे वो अमाउंट लिया है, आपने जिस पर्सन को एडवांस में अमाउंट दिया है, वो अमाउंट आप कभी ना कभी वापस से रिसीव करोगे, इसलिए उसे आप कहाँ पर शो करोगे, असेट साइड में। ठीक है, ये आपकी असेट साइड की नेचर के आइटम हो गया। फिर come to the next point, preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account with additional information। अब आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब इसके बेस पे आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद आपको फाइनल बैलेंस शीट बनानी है। तो ऐसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम ध्यान में रखना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जब भी आप एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन से अगर आप बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, तो स्टेप फर्स्ट, डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, तो जो भी कैपिटल फंड है, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड in case where no information is given with respect to opening capital fund. Such opening capital fund is therefore computed taking opening cash and bank balance is given in receipt and payment account. Okay, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दे रखा है तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, क्या डिटरमाइन करना, कैपिटल फंड डिटरमाइन करना। और ये कैपिटल फंड आप कैसे डिटरमाइन करोगे, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी रहेगी। तो सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद आप सबसे पहले जाओगे रिसीट एंड पेमेंट में। रिसीट एंड पेमेंट में आप देखोगे कि कोई ओपनिंग बैलेंस आपको असेट का दे रखा है क्या। तो रिसीट एंड पेमेंट जब भी आप देखोगे उसमें सबसे पहले आपको कैश, रिसीट साइड में कैश का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। तो वो दोनों आपके ओपनिंग बैलेंस हो गए, उनको आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो ये जो कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको रिसीट साइड में स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। इन दोनों के अमाउंट को आप कैपिटल, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आप शो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट का जो अमाउंट मैंने आपको बताया है कि कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको सबसे पहले आप असेट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये जो दो बैलेंस है ये आपको ओपनिंग मिल गए ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखोगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी भी आपके पास असेट के ओपनिंग बैलेंस है उन सबको आप असेट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। लायबिलिटी के जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो आप लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे और उसके बाद उनका आप डिफरेंस निकालोगे। मींस असेट साइड के टोटल में से लायबिलिटी साइड का जब आप टोटल माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या शो करेगा, कैपिटल फंड को शो करेगा। इस तरीके से सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन कर लोगे, कैपिटल फंड। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है, सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई इनकम फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इनकम। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहली चीज तो कैश बेसिस को फॉलो करता है। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहाँ पर, रिसीट एंड पेमेंट में। मतलब जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप देखोगे वहाँ पर जो भी रिसीट है, जो भी पेमेंट्स है आपकी, वो सारी की सारी आपको कैपिटल नेचर की भी मिलेगी और रेवेन्यू नेचर की भी मिलेगी।
साथ ही साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पीरियड को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, मीन्स इस ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी अगर आपको अभी मिली है जिस टाइम पर आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तो वहां पर सारी की सारी आप रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि पहली चीज तो यहाँ पर कैपिटल नेचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते हैं। कैपिटल नेचर से रिलेटेड अगर कोई आइटम है तो वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम्स ही आएंगे। सेकेंड चीज, टाइम, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहां पर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट में सारी चीजें मिक्स रहेगी, आपको उसमें से करंट ईयर से रिलेटेड जो है उन्हीं को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो सेकेंड स्टेप में आप इनकम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो रिसीट और पेमेंट ये दो साइड होते हैं, आपको इनकम आइडेंटिफाई करनी है तो पेमेंट साइड तो आप छोड़ दो, आपका फोकस कहाँ पर रहेगा, सिर्फ रिसीट साइड में। अब रिसीट साइड में से आप चेक कर लो कैसे कौन कौन सी रिसीट है जो कि आपकी रिवेन्यू नेचर की है, मीन्स रिकरिंग नेचर बार बार जो होती है, और करंट ईयर से रिलेटेड कौन कौन सी रिसीट है, उन सबको आप कहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में, क्योंकि रिसीट तो किधर जाएगी, इनकम साइड में। ओके, और जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसीट है वो सारी की सारी आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में शो होता है। तो इस तरीके से आप सारी इनकम्स आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप थर्ड, आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे आपने इनकम आइडेंटिफाई की है वैसे ही आप एक्सपेंसेस भी आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसे करोगे आप, रिसीट और पेमेंट दो साइड होते हैं, अब हमको एक्सपेंसेस चाहिए तो एक्सपेंसेस की तो हमने पेमेंट की होगी, तो पेमेंट साइड पर हमारा फोकस रहेगा, आप रिसीट साइड को छोड़ दो। पेमेंट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस की पेमेंट आपने की है वहां पर आप जाके चेक करो कि करंट ईयर से रिलेटेड कौन सी है और साथ ही साथ रेवेन्यू नेचर की कौन कौन सी है। तो रेवेन्यू नेचर मीन्स रिकरिंग बार बार होने वाले एक्सपेंसेस और करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इन्हीं को आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। और जो पेमेंट साइड में आपको कैपिटल नेचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस मिलते हैं वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस की तरह इनकम भी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इनकम और एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो स्टेप फोर्थ है वो क्या आइडेंटिफाई करोगे आप, आइडेंटिफाई द आइटम्स नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आर टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ कैश बेसिस कोई फॉलो करते हैं, तो सारे कैश ट्रांजेक्शन ही आपको मिलेंगे वहां पे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या करोगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स नहीं है, ठीक है, उनके अलावा जो आपको अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उस अदर इंफॉर्मेशन में आप जाओगे। अदर इंफॉर्मेशन में आप ये चीज देखोगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आई है, तो उनको आप कहाँ पर लेके जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना रहता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल सकती है। वो हो सकती है एक तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका नॉन कैश आइटम होता है जिसे रिकॉर्ड करना कंपलसरी होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाना ही होता है आपको, और डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू की डिक्रीज करता है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए आपको रिसीट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये चीज आपको मिल सकती है जिसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। फिर गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, असेट को सेल करने पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या असेट को सेल करने पे आपको लॉस हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसका जो रिकॉर्ड है ये भी आपको रिसीट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा अदर इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप फिफ्थ, कंप्यूट सरप्लस और डेफिसिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे ख्याल से आपको अभी तक बहुत क्लियर हो गया होगा कि डेफिसिट और सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो फिफ्थ स्टेप है वहां पर हम सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सारी इनकम्स आइडेंटिफाई करके लिख दी,
एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सारे एक्सपेंसेस भी आइडेंटिफाई करके लिख दिए। अब हम इन इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकालेंगे और इसका जो बैलेंस है वो शो करेगा या तो सरप्लस या डिफिसिट। मीन्स अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो जो बैलेंस है वो आपके लिए पॉजिटिविटी को शो करता है आपकी, तो वो आपके लिए हो जाएगा सरप्लस। और अगर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो एक तरीके से आपकी नेगेटिविटी को शो करता है, ये हो जाएगा आपके लिए डिफिसिट। तो इस तरीके से आप स्टेप 5 में सरप्लस और डिफिसिट भी कैलकुलेट कर लोगे। एंड लास्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आप क्या करोगे, सारी चीज़ें हो गई आपकी, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपने बना लिया, सरप्लस डिफिसिट भी आपने निकाल लिया। अब आप बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या करोगे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखोगे जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। उस कैपिटल फंड में हम क्या करेंगे, सरप्लस को ऐड करेंगे, डिफिसिट को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा नेट कैपिटल फंड। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंसेस थे हमारे पास असेट के, वो सारे के सारे हम असेट साइड में शो करेंगे। उसमें अगर कुछ एडिशन हुआ तो उसको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा है या कुछ सेल हो गया है तो उसको हम लेस कर देंगे। इस तरीके से हर एक सेपरेट एसेट का कैलकुलेशन हम सेपरेटली शो करेंगे, ठीक है, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ओके और इस तरीके से जो क्लोजिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड, सरप्लस और डिफिसिट ड्यूरिंग द ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द असेट। ठीक है, तो सारी असेट्स आपने लिख ली, सारी लायबिलिटीज आपने लिख ली, ईयर के एंड वाली सरप्लस और डिफिसिट भी आपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिए। सारे एडजस्टमेंट जो भी अदर इंफॉर्मेशन में अगर होंगे तो वो भी सारे एडजस्टमेंट आप कहाँ पर करोगे, बैलेंस शीट में कर लोगे। और इस तरीके से आपके ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते टाइम कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।